हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आया हूं। अभी जस्ट बीते फ्राइडे को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बताया है, उसकी ग्रोथ के बारे में बताया है। ऑल्दो मैंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत बार कवर किया है चैनल पे, लेकिन क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ की अपडेट्स आई हैं, मैंने सोचा आपको बताऊं। एक काफी अच्छी चीज है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वही रिजर्व बैंक की एस्टिमेट्स भी दिखा रही हैं, यानी दोनों काफी हद तक सिमिलर आ रही हैं। क्या है एग्जैक्टली और किस हिसाब से ग्रो कर रही है इकोनॉमी, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको ये चीज पता होगी कि 2014 के बाद लगभग 3-4 सालों के लिए इंडियन इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक थी। ये चीज बोलते हैं लोग कि कोरोना का इफेक्ट आ गया और इकोनॉमी बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जो सही है। कोरोना वाले साल इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा गिरी थी, लेकिन इकोनॉमी में स्लो डाउन उससे पहले ही आना शुरू हो गया था। कोरोना ने आकर जो कसर बाकी थी ना, बस वो पूरी कर दी। लेकिन उसके बाद वापस से इकोनॉमी को उठाने में एटलीस्ट हम लोग कामयाब रहे, और जो कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में देखने को मिला था अगले साल थोड़ा बहुत, उससे हम लोग रिकवर कर गए। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी बीते शुक्रवार को ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इंडिया की ग्रोथ 7.4% की रहने वाली है। साथ ही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी यही ग्रोथ अभी बताई जा रही है, यानी 2022-23 और उसके अगले साल ग्रोथ 7.4% के आसपास रहेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ही अपने प्रेडिक्शंस के हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को अगले 2 सालों के लिए दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रेडिक्ट किया है। इन शॉर्ट, उस ट्रैक पे हम लोग वापस आ रहे हैं जहां पर हम लोग कुछ सालों पहले थे। हाँ, ये बात मैं बता दूं कि द फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें बेसिकली ये सब चीजें निर्मला सीतारमण ने बताई थी। एक्चुअली लास्ट मंथ तो हुआ क्या था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कुछ समय पहले इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से भी ऊपर प्रेडिक्ट की थी, 8.2% के आसपास बोला था। लेकिन पिछले महीने क्या हुआ, उन्होंने इस प्रेडिक्शन को चेंज करके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो फोरकास्ट जारी किया वो कर दिया 7.4%। 8% वाला उन्होंने अप्रैल में जारी किया था। तो इस पे अगर आपने उस समय थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखा हो तो शायद आपके नजर में ये चीज आई होगी। काफी हद तक लोगों ने अटैक किया था गवर्नमेंट पे कि 8.2% था, IMF ने गिरा के 7.4% कर दिया। ऑल्दो 7.4% ग्रोथ रेट कोई कम नहीं होती है इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए। और साथ ही अगले साल उस समय जो ग्रोथ प्रेडिक्शन थी ना, वो लगभग 0.8% और कम करके 6.1% कर दिया गया था। लेकिन इस हुए इवेंट में सीतारमण जी का कहना था कि इस वक्त जो IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है वो यही कहता है कि अगले 2 साल इंडिया सबसे तेजी से ग्रो करती इकोनॉमी होगा, और हमारा रिजर्व बैंक भी ऑलमोस्ट यही बोल रहा है। ऑब्वियसली देखो, ये चीज तो है कि इंडिया नई इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला। लेकिन एक और चीज ये भी है कि अभी के समय में जो ग्लोबल सिचुएशन है वो चैलेंजिंग बनी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का भी शोर मचा हुआ है। और दो राहत की बात यह है कि शायद इंडिया को बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2008 में भी रिसेशन आया था, पर इंडिया एक तरह से कह सकते हैं कोने से निकल गया। इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया उस चीज का, और शायद अगर अभी रिसेशन आए तो बहुत ज्यादा फिर से नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन, क्या हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इससे प्रॉब्लम फेस करेगा? शायद अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर उससे डिफिकल्टी फेस कर सकता है, जो वैसे अभी भी कर रहा है। क्योंकि मैं तो बोलूंगा, देखो ये बात सही है कि पहले के मुकाबले इंडियन एक्सपोर्ट काफी हद तक बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। अभी भी हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना, वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा कि हम बोलें कि हाँ हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर मस्त तंदुरुस्त है। इसलिए इफेक्ट इस पे भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कवर किया था वो भी आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सी कंसर्निंग टॉपिक है, मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ वीडियो में ताकि आपको पता लगे कि फास्टेस्ट ग्रो करने के बावजूद क्या कुछ प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के साथ। तो सीतारमण जी ने फ्रीबीज का भी जिक्र किया था उस इवेंट में। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है। डिसीजन आपका है, क्या ये सही है या नहीं। तो निर्मला जी का कहना था कि फ्रीबीज को लेकर के काफी डिबेट्स फिलहाल हो रही हैं, और ये एक अच्छा खासा डिबेटेबल टॉपिक भी है कि क्या फ्रीबीज देना सही है या नहीं। फ्रीबीज होता क्या है
सिंपल सा समझो कि एक स्टेट की जनता को अगर कोई चीज यूज करनी है तो उसके लिए वो लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, जैसे एग्जांपल के लिए बिजली हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट वो चीज फ्री में देने लगे तो गवर्नमेंट पे पैसा कहां से आएगा? इसका एग्जांपल आपके सामने है श्रीलंका, जहां अपनी कुर्सी पे कायम रहने के लिए राजापक्सा फैमिली ने यही किया। काफी फ्री बीज दी, इनकम टैक्स वगैरह छोड़ दिया, जो एक टेम्पररी खुशी तो दे गया वहां के लोगों को, लेकिन फिर लेकर के आया एक परमानेंट दुख, जो आप सभी देख रहे हो। तो यही चीज डिस्कशन का टॉपिक था कि क्या फ्रीबीज देना सही है या नहीं। देखो, मेरे ख्याल में तो अगर गवर्नमेंट उस चीज को कंपनसेट कर पा रही है, वो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट खुद को प्रॉपर्ली चला पा रही है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में फ्री में बांट रहे हैं और फिर सेंट्रल पे पैसा मांगने जा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये चीज सही है। बाकी आपकी राय आप बताइएगा जरूर, क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। नाउ अभी हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो एक चीज ये भी है कि अगर ये चीज प्रेडिक्टेड है भी कि हम लोग अच्छे खासे ग्रो करेंगे, लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना होगा। इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर और ज्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि जो पेस है वो प्रॉपर्ली बना रहे। ये चीज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोली है कि गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि नए इन्वेस्टमेंट से इंडिया आते रहे ताकि मोमेंटम बना रहे। ये चीज बातों में क्यों आई थी? क्योंकि प्री पैंडेमिक टाइम के मुकाबले अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लैग कर रहा है, यानी वो पुराने लेवल तक नहीं पहुंचा है, जिसके लिए बताया गया है कि हाँ, टैक्स कलेक्शन लगातार ऊपर जा तो रहा है, लेकिन ज्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए ना नए इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो उसके बिना नहीं हो पाएगा। इसीलिए लगातार नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे ख्याल में मैंने शायद सब कुछ कवर कर लिया है जो भी बताया गया था। इंडिया के पास में अभी भी कुछ साल है, क्योंकि इंडिया का इस वक्त का जो अल्टीमेट टारगेट है इकोनॉमिक टर्म्स में वो है $5 ट्रिलियन का मार्क, जो कि शुरुआत में शायद 2025 तक पहुंचने का रखा गया था। अभी तो खैर मुश्किल है, मुश्किल तो ऐसे क्या ही बोलूं, ये अब नामुमकिन ही है। लेकिन इस चीज में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पैंडेमिक ने वो चीज खराब कर दी थी। स्लो हो रही थी इकोनॉमी, कितनी जल्दी और कैसे रिकवर करती वो देखना होता, लेकिन कोरोना ने तो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और अभी 2026-27 की आई गेस प्लानिंग चल रही है कि $5 ट्रिलियन के मार्क को हम लोग टच करें और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रफ्तार अच्छी रहेगी, तो उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं हम लोग इसको टच कर जाएंगे। बस देखना यह है कि आने वाले सालों में कैसी रहती है ग्रोथ। मुझे याद नहीं, बट मैंने कोई तो आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था, बट हाँ वो प्रेडिक्टेड ही था। तो उसमें बोला गया था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थोड़ा थोड़ा गिरेगा आने वाले सालों में, जो कि ठीक है, चलेगा अगर शुरुआत में अच्छा रहता है तो, क्योंकि $3 ट्रिलियन पे 6-7-8% से अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके बाद 4.5-5.5 ट्रिलियन पे थोड़ा कम भी करेगी तो वो चीज चलेगी। बाकी आपकी राय इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे ये 7.4% पहले से ही प्रेडिक्टेड था, बट अभी एटलीस्ट थोड़ा सही लग रहा है जब IMF, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक सबकी प्रोडक्शंस सिंक कर रही है। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। जैसा मैंने कहा, आपकी कोई राय या सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।